हेलो हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने बोला था पॉलिटी का क्वेश्चन लाने के लिए, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है, उसके बाद पॉलिटी का है, उसके बाद हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखो, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रिप्रेजेंटेड इंडिया का मतलब यहाँ पे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? आपको ये तो पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, क्लियर। लेकिन जो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था गांधी जी के साथ, वो आपको बताना है नाम। अरुणा अशरफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू और कल्पना जोशी। क्लियर। एक चीज आपको ये भी पता होगा, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्लियर। उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ एक में जाके बैठा था, और वो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्लियर। एक चीज आप मुझे बता सकते हो, कौन सा वो देखो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले कौन सा एक एक्ट पैक्ट शामिल हुआ था इंडिया के साथ, मतलब महात्मा गांधी और एक थे ब्रिटिशर्स के कोई, तो उसके उन दोनों के साथ एक पैक्ट शामिल हुआ, साइन हुआ था, जिसको इंडिया गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। आप लोग को याद है ये? नहीं नहीं, पूना पैक्ट तो 1932 में हुआ था ना, तो बाद में पूना पैक्ट एक अलग इशू के लिए हुआ था, जब डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी, उस समय पूना पैक्ट शामिल हुआ था। एक गवर्नमेंट गांधी इरविन एक्ट हुआ था, गांधी इरविन एक्ट, जिस एक्ट के बाद ही आप लोग को, नहीं, आप लोग जो इशू उठाते हो कि भगत सिंह जी को बचा लिया जाना चाहिए था, तो भगत सिंह जी को जो नहीं बचाया गया वो इसी पैक्ट में शामिल हुआ, गांधी इरविन एक्ट 1931 में। हाँ, गांधी इरविन पैक्ट, क्लियर। देखो उस एक्ट में एक्चुअली 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था ना, उसके बाद हमारे बहुत सारे लीडर पकड़े गए थे, तो गांधी जी और इरविन ने आपस में बात किया कि कुछ तुम अपना पॉइंट मान लो, कुछ हम अपना पॉइंट मान लेंगे। तो उसमें एक पॉइंट ये भी था, इरविन बोल रहा था सर हम तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलिए, वहां पे आपकी बात मानी जाएगी। समझ में आया ना? लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वहां पे, आपको पता है हम तो गए थे आजादी के लिए, लेकिन वहां पे मुस्लिम लीग जाके वहां पे सेपरेट हिंदू मुस्लिम करने लगा, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे चले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, महा हाँ हाँ, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। हाँ 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 हाँ, एक ऑब्जेक्टिव का देख लेना आप, सेम जो लुसेंट या लुसेंट ऑब्जेक्टिव या राकेश यादव सर की जो 7300 वाली नहीं आती है, उसी जो ये क्वेश्चन है ना, वो उसी बुक का है। हाँ, तो जितने भी आपको अभी जो पॉलिटी और या जो भी क्वेश्चन आएगा मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों क्वेश्चन राकेश यादव सर के बुक का ही है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट। दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर सिर्फ एसएससी का कर रहे हो तो मैं बोलूंगा राकेश यादव सर ही ले लो, और क्योंकि और भी साथ में कोई एग्जाम दे दोगे तो लुसेंट ले लो। ठीक है, चलो चलो आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम सरोजनी नायडू के बारे में देख लेते हैं, और सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी के बारे में आपको पता है ना, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी, ये पता है आप लोगों को? फर्स्ट वुमेन सीएम थी सुचेता कृपलानी। और जो सरोजनी नायडू थी वो फर्स्ट गवर्नर थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। ये दोनों आप लोग को पता है ना? ठीक है ना? ये दोनों फैक्ट आपको पता है ना, क्योंकि ये पूछा गया है। सरोजनी नायडू के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हमें पता है कि जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसाइड किया था,
कब प्रेसाइड किया था ये आपको पता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी ये आपको बताना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी? सरोजनी नायडू। या यहाँ पे लिखा ही हुआ है 1925 से 1926 के बीच। ठीक है, 1925 वाले सेशन में याद रखना आप लोग। समझ में है ना? क्योंकि जैसे आपको पता है 1917 में की थी एनी बेसेंट, जो पहली वुमेन थी, पहली इंडियन वुमेन थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के को प्रेसाइड किया था, प्रेसिडेंट बनी थी। क्लियर है कि नहीं बताइए? ये फैक्ट क्लियर है कि नहीं? जैसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। हाँ, एक चीज आप मुझे बता सकते हो, महात्मा गांधी जी कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं कि नहीं? महात्मा गांधी कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने हुए हैं कि नहीं? कब बने हुए हैं? कब बने हुए आप बता सकते हो? नहीं मतलब आप बस वो बता देना ना कौन से साल, क्योंकि डेट तो ऐसे ही पूछता नहीं, साल ही पूछता है। 1925 के बेलगांव सेशन में। 1925 याद है, ऐसे रखना है कि नहीं सॉरी 1924 याद रखना है, क्योंकि 1924 में महात्मा गांधी और इसके अगले साल ही बनती है सरोजनी नायडू। याद रखना है 24 महात्मा गांधी, 25 सरोजनी नायडू। क्लियर? ठीक है। जो भी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो भी आप एक क्वेश्चन देख रहे हो वो राकेश यादव सर का क्वेश्चन है, और ये मैं जो कोर्स चला रहा हूँ ना, मैं कोर्स चला रहा हूँ जिसमें ऑब्जेक्टिव को डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे ही देता हूँ उस कोर्स में, तो आप उसको भी देख सकते हो एक बारी। चलो, ऑन September 20, 1932, सिंपल आप 1932 भी आप जो बोल रहे थे ना, पूना पैक्ट, महात्मा गांधी बिगेन ए फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल अगेंस्ट किस एक्ट के बाद? कौन सा चीज हुआ था जिसके बाद इन्होंने एकदम अनशन पे बैठ गए कि? तो बताना है, ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ सत्याग्रही, ब्रिटिश सत्याग्रही पे एकदम लाठी चार्ज कर रहे थे, वायलेशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, कम्युनल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड, कम्युनल राइट इन कैलकाटा। ये बताना है आपको किसके बाद गांधी जी पूना, और किसके बाद पूना पैक्ट एक्चुअली साइन हुआ था। सेपरेट, हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट। सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए था? इस समय डिप्रेस्ड क्लास की बात की थी, डिप्रेस्ड क्लास को। तो ये किसने घोषित किया था इसको? रामसे मैकडोनाल्ड ने। उस इसको बोलते हैं हम कम्युनल अवार्ड। ठीक है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये जो हमारा एक्ट आया है 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट, इस एक्ट में वो सारे प्रोविजन है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए थे। ठीक है। चलिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव और राकेश यादव सर का ऑब्जेक्टिव वो एक्चुअली पेड कोर्स का पार्ट है। मतलब हाँ, वो फी बहुत माइन्यूट है, बहुत बहुत ही कम है। हाँ, और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, और क्या गवर्नमेंट को बेस माना जाता है? करेक्ट करेक्ट बोला है, क्योंकि जो हमारा अभी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजॉरिटी पार्ट बोला जाता है, 50 to 60% पार्ट तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिप्रेसिव तो था, लेकिन बाकी अगर एक्ट की बात करें 1990, उस सब से तो ठीक था ना।
चलिए आगे चलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हम लोग बार बार सुनते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ये एक्चुअली ब्राह्मणिज्म के खिलाफ था। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किन्होंने लॉन्च किया था? ये एक रेडिकल मूवमेंट था। रेडिकल मूवमेंट का मतलब है कि जो अभी तक चल रहा है, जैसे अभी तक चल रहा है कि ब्राह्मण ऊपर है, ब्राह्मण सबको नीचे दिखाएंगे, इसको खत्म करने के लिए एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट चलाया जा रहा था। इसी को, ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है ना, वो है एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट। किसके द्वारा चलाया गया था ये बताइए? ये शेट्टी के द्वारा, या महाराज, या रामास्वामी नाइचर, या ज्योतिबा फुले? अपर्णा, सीमा राज, और लोग बताइए। एक्चुअली करेक्ट आंसर ये है, ईवी रामास्वामी नाइकर। क्लियर है ना? मतलब एक गांधी जी के एसोसिएट थे। देखो, गांधी जी को ऐसा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं था कास्ट सिस्टम से, ध्यान देना। कास्ट सिस्टम से इनको उतना प्रॉब्लम नहीं था, ये चाहते थे कास्ट सिस्टम रहे, बट ये कास्ट सिस्टम में कुछ सुधार का चाहते थे, बस चाहते थे कुछ बदलाव आ जाए, थोड़ा बहुत सुधार हो जाए। ये तो बिल्कुल खिलाफ थे, एकदम ब्राह्मणिकल सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे ईवी रामास्वामी ने। ज्योतिबा फुले के बारे में हमें थोड़ा याद रखना है। सत्य शोधक समाज 1873 में बनाया था। इनकी वाइफ ने फर्स्ट वुमेन स्कूल बनाया था, ये याद रखना, पुणे में। हाँ, अनटचेबल, पुणे में, करेक्ट। ठीक है, चलिए ये अब बताइए, सती को प्रोहिबिट किया गया था। सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय, उस समय के, ध्यान देना, उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? एक्चुअली उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना आपको। क्योंकि आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे 1833 के एक्ट में। मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें दे दूंगा कि मैं यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना बोल के गवर्नर जनरल क्यों बोल रहा हूँ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसमें थे, क्यों बोल रहा हूँ? आपको इसमें ये समझ में आता है कि मैं यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों बोल रहा हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय क्यों नहीं बोल रहा हूँ? आपको ये पता चलता है, या मुझे मैं समझाऊं? करेक्ट करेक्ट, मैं आपको अब थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। सबसे, नहीं, 18, देखो मैं अब बताता हूँ। सबसे पहले बना था गवर्नर ऑफ बंगाल, और सबसे पहले, ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? तो क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव, याद कर लो। उसके बाद जब जब एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल देंगे। कोई दिक्कत? ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था बताइए, डेट बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट का पहले डेट बताइए। 1773, 1773। उसके बाद एक एक्ट आता है 1833। 1833 में क्या बोला जाता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, उनका नाम चेंज होके हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और एक और चीज, लॉर्ड विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और इसीलिए जब एक्ट बना ना, 1829 में एक्ट बना, ध्यान देना, 1829 में एक्ट बना था, किसके रिलेटेड? सती सिस्टम से रिलेटेड। तो ये सती सिस्टम से रिलेटेड जब एक्ट बना, उस समय कौन सा पोस्ट था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम तो 1833 में आया था ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में सती का प्रोहिबिशन सिर्फ बंगाल में था, बाहर नहीं था। बाद में और जगह आया, लेकिन स्टार्टिंग भी हमसे पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कैनिन पहले क्या थे? कैनिन क्या थे? पहले वायसरॉय थे 1858 में। ठीक है,
और माउंट बेटन क्या थे? माउंट बेटन थे जब गवर्नमेंट इंडिया आजाद हो गया तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। समझ में आया? फर्स्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर जनरल, क्लियर, इंडिपेंडेंट। राजगोपालाचारी क्या है फिर? राजगोपालाचारी जी क्या है? नहीं, ये भी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल है, इंडियन। देखो, जो माउंट बेटन चले गए थे, माउंट बेटन जब चले गए थे, इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने से पहले तो कुछ समय के लिए सी राजगोपालाचारी जी बने थे, सेम पोस्ट पे, सेम पोस्ट पे, माउंट बेटन जी के जाने के बाद। हाँ, इंडियन थे, इंडियन। माउंट बेटन इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल। तो ये प्लीज, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है और आपको डरा सकते हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। इसको प्लीज प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले ही लो। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, क्लियर, ले लिया? चलिए, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसरॉय, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन, और एकमात्र इंडियन, एक ही बने हैं, एक ही बने हैं, यही रहे थे और उसके बाद तो खत्म ही हो गया था। ठीक है, कुछ और ऑप्शन के साथ हम देख लेते हैं। वॉरेन, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था 1781 में, याद है ना आप लोगों को? याद है? बताइए। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सब्सिडरी अलायंस आया था। करेक्ट, करेक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर इन दोनों को, मद्रास और बॉम्बे को, इसका इनका सबऑर्डिनेट बनाया गया था। एक स्टार्ट ऊपर कलकत्ता है, नीचे बॉम्बे और मद्रास है। ठीक है ना? समझ में आया? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सब्सिडरी अलायंस आया था। उसके अलावा बेंटी के समय में सती सिस्टम आता था। और आपको एक याद रखना है, सबसे पहले एक एजुकेशन के लिए माइन्यूट साइन किया गया था या अडॉप्ट किया गया था 1835 में, ये आपको पता है? 1835 में एक माइन्यूट साइन किया गया था जिसमें बोला गया था कि सब कुछ इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में एजुकेशन देने की बात की थी। यह आपसे पूछा जा सकता है, इंग्लिश एजुकेशन के लिए जो रूल बुक था वो अडॉप्ट कब किया गया था, किसके द्वारा? बेंटिक के द्वारा। प्लीज प्लीज याद रखिएगा। ठीक, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे एक और है, मतलब डलहौजी के बारे में बताता हूँ। डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, टेलीग्राफ आया, पोस्ट एक्ट आया, गंगा कनाल बना, विडो रीमैरिज एक्ट बना, और इवन रेलवे। ये प्लीज आप याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसपे क्वेश्चन आते मैं वो बता रहा हूं। क्लियर है ना? चलिए, यहाँ पे साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू लेजिस्लेचर इन इंडिया। किसको रिव्यू करने के लिए बना था? फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, द पोजीशन ऑफ वायसरॉय, द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। क्यों बनाया गया था इनको? बताइए, क्या रिव्यू करने के लिए?
क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय, कौन सा एक्ट, देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था, उसी वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहा था ना। तो इसको देखो, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वाला एक्ट आया था ना, उसमें एक प्रोविजन ये भी था कि भाई 10 साल बाद एक कमेटी आएगी और वो क्या करेगी, इसको रिव्यू करेगी। लेकिन पता है इसने इन्होंने चालाकी कर ली, 10 साल होने ही नहीं दिया, 8 साल बाद ही, एक जैसे 1919 में एक्ट आया था, 8 साल बाद ही 1927 में एक कमीशन को भेज दिया कि भाई आप जाओ रिव्यू करो। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, इससे पहले भी ऐसा नहीं कि साइमन कमीशन एकमात्र है, इससे पहले ही एक कमिटी आई थी साइमन कमीशन से जस्ट पहले, बटलर कमीशन, ये आपको पता है ना। 1927 में, 1928 में अपना रिपोर्ट दिया था उसने कुछ महीने बाद। समझ में आया ना, क्योंकि उसको कुछ रिपोर्ट देना है ना साइमन कमीशन को, कि भाई ये करो ये करो, ये हमने ये देखा है ये देखा है, ऐसी बातें। ठीक है, चलिए। तो कुछ, हाँ, टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ध्यान देना। देखो नवंबर यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है, नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था, और इसने अपना रिपोर्ट दिया 1921 में, ये है। ओके ओके, चलो तो ठीक है। फाउंड किया था 1927 में इंडिया में, हाँ, क्योंकि टाइम भी उस समय सीप वगैरह से आते थे, तो टाइम भी आया था 1928 में आया होगा। ठीक है, सही है सही है। ठीक, देखो तो कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को चेक करने के लिए 1919 के रिफॉर्म में लिखा हुआ था कि 10 साल बाद एक कमिटी आएगी। और एक्चुअली इसमें इसमें क्योंकि गो साइमन की बात कर रहे थे ना, साइमन गो ऐसे, तो इसमें जो हमारे प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट थे, लाला लाजपत राय, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में। साइमन गो बैक प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, तो इस प्रोटेस्ट में इन पे लाठी चला दी गई थी, इनका डेथ हो गया था। ठीक है, पता है कहीं पे मैंने देखा था कि ऐसे लिखा गया था कि फिजिकली इनका डेथ नहीं हुआ था, फिजिकली मतलब ये लड़ाई के कारण नहीं मारे थे, मतलब ये बिल्कुल ऐसा होता ना, मॉरली ब्रेक हो गए थे कि इतने बड़े लीडर थे, इन पे लाठी चला दिया गया और बहुत बुरी तरह चलाया गया, वो इनको घर कर गया। ठीक है ना। ठीक है, किस गवर्नमेंट, टोरी गवर्नमेंट। और एक और चीज, कुछ लोग आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कोई ऐसी पार्टी थी या कोई ऐसा मेंबर था जो साइमन कमीशन का वेलकम कर रहा था, तो हाँ, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार साहब, ई रामास्वामी जो नाइकर देखे थे, जिनको हम पेरियार बोलते हैं टाइटल के रूप में। क्लियर। तो ये लोग वेलकम कर रहे थे साइमन कमीशन का, याद रखिए। 1919 के एक्ट में ही डायरकी सिस्टम आया था, आपको पता है ना, कल मैंने बताया था, याद रखना है आप लोगों को। देखो एक पेज में एक क्वेश्चन के साथ हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पहली बार ट्रेन कब इंडिया में चला था, ये बताना है। 1848, 1853, 75, 88। एक चीज और बताना है, उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, क्योंकि वायसरॉय तो कब आए थे, 1858 में, ये बताना है। दो चीज बताना है। पहले डेट तो बहुत आसान है, जो मैं पूछना चाह रहा था वो है वाइस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए आप सब लोग। नीरज, आदित्य,
निखिल, प्रियांशु, अपर्णा, अजीत, आप लोग भी बताइए। गोल्डी, हर्ष। और उस समय का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये भी बताना आपको। चलो मैं बताता हूँ। देखो उस समय के, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन बताया था, यहाँ पे करेक्ट। अब उस समय मैंने आपको बताया था डलहौजी के समय में ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, टेलीग्राफ एक्ट आया था, पोस्ट एक्ट आया था, गंगा कनाल उसी समय बना था, विडो रीमैरिज एक्ट आया था, और रेलवे भी उन्हीं के समय में आया था। तो काफी ये रिफॉर्मिस्ट बंदे थे थोड़े, कि ज्यादा से ज्यादा चीज आ जाए। ठीक है, यहाँ देखो, इन इंडिया फर्स्ट रेलवे वाज बिल्ड बिटवीन मुंबई टू ठाणे 1853, और पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी दो स्टेशन के बीच, जो 34 किलोमीटर थी 1853 में, अप्रैल 16। ठीक है, एक और चीज याद रखना है आपको, पीयूष गोयल है अभी मिनिस्टर ऑफ रेलवे, और एक रेलवे बोर्ड होता है, रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन है सुनीत शर्मा। ये करंट अफेयर्स के लिए आप याद कर लेना, ये वाला इंफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री तो नहीं ज्यादा पूछी जाती है, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, और खासकर रेलवे रिलेटेड एग्जाम हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज और मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अभी टोटल कितने जोन में बटा है हमारा इंडियन रेलवे? टोटल कितने जोन में बटा हुआ है हमारा इंडियन रेलवे, आपको पता है? मैं बताऊं? देखो, पहले तो टोटल जोन था 17, लेकिन अभी याद बताइए, कैबिनेट ने अप्रैल मतलब मार्च 1 2019 को अप्रूव किया है एक नया रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। तो टोटल अब कितना हो गया? 18। ठीक है, टोटल 18 हो गया। ठीक है ना, सदर्न कोस्ट रेलवे विल बी द 18th जोन ऑफ इंडियन रेलवे। इसको, इसका नाम क्या है? सदर्न कोस्ट रेलवे। ये 18th रेलवे जोन है, 18वां। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। ठीक है, ये तो टोटल 17 है, ये 18 एक यहाँ पे, ये विशाखापट्टनम इधर है, इस ये एरिया को 18वां बना दिया है, 7 में से काट के थोड़ा थोड़ा। ठीक। ये आप मुझे बताइए, which of the following libraries has the largest collection of manuscript of historical value? ये एक्चुअली देखो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही है। ये बताना है कहाँ पे है, देखो ये कौन है ये बताइए, और कहाँ पे ये भी बताइएगा। आपको जान के हैरानी होगी, ये एक्चुअली मैं बताता हूँ पटना में है। करेक्ट, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये देखो, ये इंडिया में है और लोकेटेड कहाँ पे? पटना, बिहार। ये ऑलमोस्ट 4000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट में है इसमें। और ठीक है ना, ये किसके, ये एक्चुअली ध्यान देना, ये जस्ट एक लाइब्रेरी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे पेंटिंग आपको राजपूत, मुगल सबके मिलेंगे। और एक्चुअली इट आल्सो डिजाइन अ मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया था। देखो इसके अंदर मतलब इसको डेजिग्नेट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर। कितना इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स को मैंने लिंक कर दिया। ठीक है,
क्योंकि हमारा एक मिशन था, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, उसके अंदर हमने इसको डेजिग्नेट किया था मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर। पटना में है, बिहार पटना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी याद रखना है हमें। चलिए, समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ, चलिए, ये छोड़िए, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, हम्म। अब ये बताइए, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली? देखो, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिया है कि इसको फिर हम कभी कर लेंगे, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा मुझे टाइम देके बताना है, क्योंकि मुझे मुझे फिर याद ही करवा दूंगा सारे सेटलमेंट। क्लियर? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया था? बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1850 कब हुआ था? 1857 के बाद, 1757 के बाद, या बैटल ऑफ पानीपत, या आफ्टर वॉर ऑफ मैसूर, या सिपोवाई मैट्रिनी जो कि 1858 में हुआ था? बताइए। सिपोवाई मैट्रिनी को हम वही 1858 वाला रिवॉल्यूशन को हम सिपाही विद्रोह नहीं बोलते? करेक्ट, करेक्ट अपर्णा। हम्म। सिपाही विद्रोह के बाद 1858 के बाद एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद ब्रिटिश ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना पावर दे रखा था, वो सारे पावर छीन लिए और सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यही है। एक चीज और याद रखना, जो यहाँ पे मेन एरिया जो अफेक्टेड था म्यूटिनी के द्वारा, वो यही एरिया था। एक कारण ये भी बोला जाता है ना कि जो म्यूटिनी फेल क्यों हुआ, क्योंकि पूरे इंडिया में ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, सिर्फ कुछ गोवा वगैरह वाला एरिया, मतलब ये यहाँ तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ तो पोर्तुगीज रहते थे। ये वाला सिर्फ नदर्न इंडिया में फैला हुआ था। ठीक है, एक्चुअली देखो 1858 में क्या हुआ, इसको सप्रेस कर दिया गया रिवोल्ट को। फॉर्मल एंड ऑफ मुगल एम्पायर का पूरा एंड हो गया, कंपनी रूल को खत्म हो गया। यही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसफर ऑफ रूल टू द ब्रिटिश क्राउन, यही तो आंसर था। ठीक है ना? तो ये चारों स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्लियर? तो हम लोग इसके बाद हम लोग कल करेंगे, और एक्चुअली देखो, कल से लेके अगले पूरे सप्ताह का मैं एक बार ही वो डाल दूंगा, शेड्यूल कर दूंगा, ताकि एक बारी आप ज्वाइन कर लो तो आप ज्वाइन ही रहो। ठीक है ना? जैसे आपको पिछले 4-5 दिन में ज्वाइन नहीं करना पड़ा होगा, है कि नहीं? बार बार। ठीक है ना? ठीक, कुछ बोलना है आप लोगों को तो बताइए। एक्चुअली जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन लिखे हैं, सारे राकेश यादव सर और लुसेंट ऑब्जेक्टिव के कोर्स के पार्ट है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मिनिमम फी है, बस नाम नाम के हैं। चलिए, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं फिर, सेम टाइम पे ही रहेगा। ठीक है, टाइम सेम, ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं फिर, बाय बाय।